हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पॉवर्टी, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 11 से। ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि जो पॉवर्टी होती है उसके कारण क्या है। साथ ही साथ जो अलग अलग डायमेंशंस हैं पॉवर्टी से संबंधित उनको हम ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। आलोचनात्मक तौर पे एक तरह से तारीफ कर पाएंगे कि किस तरह से पॉवर्टी का आकलन किया गया है, और साथ ही साथ हम इस चीज की भी प्रशंसा करेंगे या हम इस चीज को जांच पाएंगे कि हमारी जो पॉवर्टी है उसको खत्म करने के कौन कौन से कैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत उसके इंट्रोडक्शन से करते हैं। हमारे जो पिछले चैप्टर्स थे उनमें हमने जाना कि किस तरह की आर्थिक नीतियां जो है इंडिया ने अपनाई पिछले 50 सालों में, और उन नीतियों का जो है क्या आउटकम रहा। अगर हम अलग अलग जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं उनसे रिलेशन में देखें तो क्या उनका आउटकम रहा। मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना, पॉवर्टी को कम करना, ये मेजर एम रहा हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का। जो पैटर्न था डेवलपमेंट का, यानी कि जो 5 ईयर प्लान्स बनवाए जाते थे उसमें जो है मुख्य जोर दिया जाता था कि जो गरीब से भी गरीब है उसको जो है ऊपर उठाया जाए, यानी अंत्योदय जो स्कीम चलाई गई, या जो गरीब हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और एक मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो सबके लिए हासिल करी जा सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1947 में एड्रेस करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी थी। उसमें उन्होंने कहा था ये जो हमने आज़ादी हासिल करी है ये एक तरह का अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ एक कदम है मौके खुलने का, हमारी विक्ट्रीज का, हमारे अचीवमेंट्स का, हमारे क्या कहते हैं उन खुशियों का जो हम वेट कर रहे थे। लेकिन एंड में उन्होंने क्या कहा कि हमें गरीबी भी खत्म करनी है, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सब का भी खत्म होना जरूरी है। अब हमें यह जानना जरूरी है कि हम आज की डेट में कहाँ खड़े हैं। पॉवर्टी जो है वो खाली इंडिया के लिए ही चैलेंज नहीं है, क्योंकि 1/5 से ज्यादा जो गरीब लोग हैं पूरी दुनिया के वो अकेले इंडिया में ही रहते हैं। बल्कि कहने को पूरी दुनिया में जो है गरीबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पर 260 मिलियन लोग जो हैं या उससे ज्यादा वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। पॉवर्टी भी कई सारे उसके चेहरे हैं जो हर जगह यानी प्लेस टू प्लेस बदलते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं, और इसको कई तरीकों से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ज्यादातर पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिससे लोग बचना चाहते हैं। तो पॉवर्टी क्या है? एक एक्शन की जरूरत वाली चीज है, गरीब के लिए भी और जो वेल्दी है उनके लिए भी। एक ऐसा कॉल जिसमें हम दुनिया को बदलें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है उन लोगों को खाना मिल सके, सही मात्रा में उनको जो है पर्याप्त शेल्टर मिल सके, एजुकेशन या हेल्थ तक उनकी पहुंच हो सके, वायलेंस से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एक ऐसी आवाज जिसमें जो है जो उनकी कम्युनिटी में क्या हो रहा है उसको बारे में बता सके। तो क्या कर सकते हैं हम जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सके? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बदलाव हुए समय के साथ? पॉवर्टी को अगर डिफाइन करना है, मेजर करना है, स्टडी करना पड़ेगा, और यहाँ तक एक्सपीरियंस्ड भी। पॉवर्टी की बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसको जो है अलग अलग इंडिकेटर्स के थ्रू देख सकते हैं। लेवल इनकम का क्या है, कंजम्पशन कितना होता है, सामाजिक तौर पे इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, वल्नरेबिलिटी जो रिस्क की है उसके इंडिकेटर्स कौन से हैं, या फिर सोशो पॉलिटिकल पहुंच जो है वो कैसी है। अब है गरीब कौन है। आपने देखा होगा कि चाहे ज्यादातर सभी लोकेलिटीज में या आस पड़ोस में, चाहे गांव की बात करें या शहर की बात में, कुछ ऐसे होते हैं जो या तो बहुत गरीब होते हैं या कुछ होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। अगर आप स्टोरी पढ़ें अनु और सुधा की, उनके जो लाइव्स हैं वो एग्जाम्पल है इन्हीं दोनों एक्सट्रीम्स की। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में भी आते हैं, जैसे जो धक्का देने वाली गाड़ियां होती हैं उनके वेंडर्स हैं, स्ट्रीट पर जो मोची बैठे रहते हैं, या जो विमेंस जो हैं मालाएं बनाती हैं, कचरा उठाने वाले जो हैं वेंडर्स हो गए, बैगर्स हो गए, ये सब वो एग्जांपल्स हैं जो पुअर के हैं और वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं अर्बन एरियाज में। इनके पास बहुत कम चीजें होती हैं। ये कच्चे वाले झोपड़ियों में, जो इनको हम झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, उसमें रहते हैं, जिसमें दीवारें जो हैं वो मिट्टी की बनी हुई होती हैं, या जो छतें होती हैं वो घास की, थैच की, बैम्बू की या वुड की बनी होती। इनमें जो सबसे गरीब होते हैं उनको ये भी नहीं मिलता है। इसी तरह से गांव के इलाकों में बहुत से ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, यहाँ तक कि अगर किसी के पास कुछ ज़मीन है भी तो वो बिल्कुल सूखी हुई है या वेस्टलैंड है।
किसी को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता पूरे दिन में। तो जो एक भुखमरी है, जो एक हंगर है, ये मुख्य फीचर है जो गरीब परिवार होते हैं। पुअर जो होते हैं यानी जो गरीब लोग हैं, उनको बेसिक जो शिक्षा है वो तक नहीं होती, उनके पास स्किल्स नहीं होती, और इसलिए उनके जो आर्थिक अपॉर्चुनिटीज उनको होनी चाहिए वो बहुत सीमित होती हैं। गरीब लोगों को जो है एक ऐसा रोजगार मिलता है जिसकी हम ये नहीं कह सकते कि कोई गारंटी है। कुपोषण का वो बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, इसीलिए गरीबों में सबसे ज़्यादा कुपोषणता दिखती है। अच्छा स्वास्थ्य ना होना, आपका डिसेबिलिटी होना, या बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी होना, इसके कारण वो जो है शारीरिक तौर पे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं लेंडर्स से, जो उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और उसके कारण वो जो है कर्जे में डूब जाते हैं। तो पुअर्स जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वो यहाँ तक कि जो अपने उनके सही दाम लीगल तौर पर उनको मिलने चाहिए, उसके भी लिए वो निगोशिएट नहीं कर पाते एम्प्लॉयर से, और उनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है। ज़्यादातर जो गरीब हाउस होल्ड होते हैं उनकी कोई इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंच नहीं होती, उनकी जो बेसिक कुकिंग होती है वो ईंधन की लकड़ी से होती है या जो गाय का गोबर होता है उससे होती है। एक बहुत बड़ा तबका जो गरीब लोगों का है, उनकी साफ पीने पानी तक पहुंच नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम जेंडर इनइक्वालिटीज जो हैं हमको देखने को मिलती हैं, जो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट है अगर उसके उस क्षेत्र में देखें, या एजुकेशन में देखें, या फिर डिसीजन मेकिंग में देखे जाए फैमिली के अंदर। जो गरीब लेडीज होती हैं उनको ज़्यादा केयर नहीं करी जाती, जब वो एक तरह से ऐसी पोजीशन पे होती हैं जब वो माँ बनने वाली होती हैं या माँ बन चुकी होती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, या उतने हेल्दी जो है वो पैदा नहीं होते। तो स्कॉलर्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं पुअर को उनके ऑक्यूपेशन या उनके पास जो चीज़ें हैं उनके आधार पे। वो ये बताते हैं कि जो रूरल वाला यानी जो गांव का पुअर वाले लोग हैं वो मेनली लैंडलेस जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं उनके तौर पे काम करते हैं, या कल्टीवेटर्स के तौर पे काम करते हैं, जिनकी अपनी बहुत छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं। लैंडलेस लेबर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में ज़्यादा एंगेज होते हैं, या टेनेंट के तौर पे कल्टीवेटर्स के काम करते हैं, जो उनकी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होती हैं उनके यहाँ। अर्बन के जो गरीब लोग हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो गांव के गरीब हैं वो वहाँ पर शहर में आ जाते हैं, क्योंकि उनको जो है एक कोई और ऑल्टरनेटिव चाहिए जिससे वो रोजगार कर सकें या जीविका चला सकें। लेबरर्स क्या होते हैं, वो बहुत तरीके के काम कर लेते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो कई सारी चीज़ें बेच लेते हैं रोड साइड पर बैठ के, या फिर कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने पिछले न्यूज़ में पढ़ा था अनु और सुधा की स्टोरी का। तो बॉक्स 4.1 में आपके अनु और सुधा की स्टोरी जो दी है कि अनु और सुधा जो है दोनों एक ही दिन पैदा हुई। अनु के जो मदर और फादर थे वो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स थे, जबकि सुधा के फादर एक बिजनेसमैन थे और उनकी मदर एक डिजाइनर। अनु की जो मदर हैं वो काम करती थी, सिर पे बोझा उठाती थी, ईंटें ढोती थी, और लेबर में वो चली गई। फिर वो जो है एक टूल शेड के पीछे गई जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट थी, और वहाँ उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। उन्होंने अपने बच्चे को एक तरह से पाला, और फिर जैसे कहते हैं ना दूध पिलाया, और फिर उसको जो है रैप कर दिया एक पुरानी सी साड़ी में, एक उसका जो है पालना सा बनाया और बोरी के उससे मदद से, और अनु को उसमें डाला, पेड़ से उसको जैसे झूलने के तौर पे लटका दिया। फिर वो काम पर चली गई क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपनी कहीं जॉब ना खो दे। तो उनको ये उम्मीद थी कि अनु जो है वो शाम तक सोती रहेगी। सुधा जो है वो बॉर्न कहाँ हुई थी, सबसे बेस्ट नर्सिंग होम में अपने शहर के। उसका डॉक्टर्स जो है लगातार चेकअप कर रहे थे, उसको नहलाया जा रहा था, अच्छे अच्छे सॉफ्ट से क्लोथ्स में उसको पहनाया गया, या उसके बगल में जो है एक पालना रखा गया जो उसकी मदर के पास था, उसमें उसको लेटाया गया। उसकी मदर ने उसको जो है फेड किया, और फिर उसके जब भी वो दूध के लिए भूखी हो रही थी उसको प्यार कर रही थी, किस कर रही थी, और उसको लोरी गाकर सुना रही थी। उसकी फैमिली या जो फ्रेंड्स हैं वो उसके मतलब जैसे कहते हैं ना परिवार के लोग फ्रेंड्स सब मिलने आ रहे हैं उसके पैदा होने की खुशी में। तो अनु और सुधा का देखा जाए तो बिल्कुल ही अलग बचपन है। अनु ने जो है सीख लिया है कि अपनी देखभाल कैसे करते हैं बहुत ही शुरुआत की एज में। उसे पता है भूख क्या होती है, या किस चीज़ के लिए वो जैसे चाहती है उसे वो नहीं मिलती है। उसको ये पता है कि कहाँ से डस्टबिन से कैसे फूड उठाना है, कैसे अपने आप को गर्म रखना है सर्दियों में, कैसे शेल्टर ढूंढने की कोशिश करनी है मॉनसून में, या जो एक स्टोन्स होते हैं या स्ट्रिंग होती है या ट्विग्स होती हैं उनके साथ कैसे खेलना है।
अनु जो है स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो शहर शहर जो है घूमते रहते हैं काम की तलाश में। अनु को डांस करना पसंद है, जब भी वो म्यूजिक सुनती है उसका मन करता है, वो डांस करना चाहती है। बहुत सुंदर है और उसके मूवमेंट्स भी जो है वो बहुत ही मतलब जैसे कहिए ना अप्रिशिएटिंग है, बहुत अच्छे तरीके से डांस करती है। वो जो है किसी उसकी एक जैसे ना सपना है कि किसी दिन वो स्टेज पे डांस करे। अनु जो है वो एक डांसर बन सकती है, लेकिन उसने 12 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। अब उसको जो है अपनी मदर के साथ, फादर के साथ अपने लिए जो है एक तरह से जीविका कमानी पड़ रही है। घर क्या कहते हैं जो बनते हैं रिच के, उनमें जो है वो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे काम करती हैं। ऐसे मकान जिनमें वो कभी खुद नहीं रह सकती, वहां पर उनके बनने में मदद करती हैं। वहीं पर सुधा का क्या है, वो बहुत अच्छे प्ले स्कूल में जा रही है, जहाँ वो पढ़ना सीख रही है, लिखना सीख रही है, गिनती सीख रही है। वो प्लानिटोरियम जाती है, म्यूजियम जाती है, नेशनल पार्क्स जाती है और बाद में बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ने गई। उसको पेंटिंग करना पसंद है और उसको प्राइवेट लेसन्स मिलने शुरू हो गए फेमस आर्टिस्ट से। फिर बाद में उसने डिज़ाइन स्कूल ज्वाइन किया और बहुत ही जानी मानी पेंटर बनी। तो ये दो एक्सट्रीम्स दिखाए हैं कि एक रिच का और एक पुअर का। बॉक्स 4.2 जो है उसमें दिया है पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है। दो स्कॉलर शाहीन रफीन खां और डैमियन किलन, उन्होंने जो है कंडीशंस जो पुअर की थी वो एक नटशेल में रखी। पॉवर्टी मींस भूख, पॉवर्टी मींस गरीब बीमार होना और इलाज ना कराना पाना डॉक्टर के साथ। पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ, स्कूल ना जा पाना, ये नहीं पता पढ़ते लिखते कैसे है। पॉवर्टी का मतलब जॉब ना होना। तो पॉवर्टी एक डर है भविष्य का कि शायद पूरे दिन में एक बार खाना खाने को मिले। पॉवर्टी का मतलब उनके अनुसार क्या है कि बच्चे को खो देना बीमारी की वजह से। क्यों, उसने साफ पीने का पानी नहीं मिला उसे, तभी उसको उससे बीमारी हुई और उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। तो ये गरीबी है। आपके पास पावर नहीं है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आपके पास आजादी नहीं है, ये गरीबी है। आप क्या सोचते हैं? अब है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है। अगर इंडिया को जो है ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको सबसे पहले सही स्ट्रैटेजीज, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो काम करें, वायबल हों, उनको ढूंढना पड़ेगा ताकि वो पॉवर्टी के जो कारण हैं उनको एड्रेस कर सके और ऐसी स्कीम्स को डिजाइन कर सके जिससे गरीबों की मदद मिले और वो अपनी उन सिचुएशन से बाहर आ सके। ये जो स्कीम्स होती हैं इनको लागू करना, उसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले ये पता करना होगा कि गरीब लोग कौन से हैं। उसके लिए एक डेवलप करना पड़ेगा एक ऐसा स्केल जिससे गरीबी को आंका जा सके, या वो फैक्टर्स जिससे वो एक क्राइटेरिया बनाते हो कि हाँ इस मेजरमेंट में या मैकेनिज्म में ये जिसके अकॉर्डिंग हम ये चुन सकें या पता कर सकें कि कौन लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा में आते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले दादा भाई नेहरू जो हैं वो सबसे पहले थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने जो है एक मेन्यू यूज किया प्रिजनर के लिए और फिर जो है जो एक प्राइसेस होती है उस टाइम पे जो प्रिवेलिंग प्राइसेस थी उसको जो है इस्तेमाल किया, जिसको कि कह सकते हैं जेल कॉस्ट जो होती है लिविंग की, और उसका फिर एक तरह से उन्होंने आउटपुट दिया। खाली एडल्ट्स जो हैं वो जेल में रहते थे, जबकि एक एक्चुअल समाज में जहाँ पर बच्चे भी होते हैं, तो उन्होंने जो है सही तरीके से एडजस्ट किया ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ताकि पॉवर्टी लाइन तक पहुंच सके। इस एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने ये अज्यूम किया कि जो 1/3 पॉपुलेशन है उसमें बच्चे होते हैं और उसमें से आधी से ज्यादा जो है बहुत कम खाते हैं, जबकि जो बाकी हाफ हैं वो एडल्ट डाइट के बराबर खाते हैं। तो उससे ये उस नतीजे पर पहुंचे कि फैक्टर जो है वो 3/4 का है, मतलब 1/6 नील प्लस 1/6 हाफ प्लस 2/3 फुल, कितना बना 3/4 यानी फुल। तो एवरेज जो कंजम्पशन खाता इन तीन सेगमेंट्स का वो हमें देता है एवरेज पॉवर्टी लाइन, जो कि निकल कर आई 3/4 एडल्ट की जो जेल की कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके बराबर। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद बहुत सारी कोशिशें करी गई कि एक ऐसे मैकेनिज्म को ढूंढा जाए ताकि कितने नंबर ऑफ पुअर हैं कंट्री के अंदर उनकी पहचान हो सके। अब जैसे 1962 में जो प्लानिंग कमीशन था उसने एक स्टडी ग्रुप बनाया। 1975 में 79 में एक और बॉडी बनी जिसका नाम था टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, इसको बनाया गया। 1989 में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया जो भी सेम पर्पस के लिए काम कर रहा था। इन बॉडीज के अलावा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी कोशिश करी कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है। अब
पॉवर्टी को डिफाइन करने का जो पर्पस था उसके लिए उन्होंने लोगों को डिवाइड किया दो कैटेगरीज, एक थे पुअर और दूसरे थे नॉन पुअर, और एक पॉवर्टी लाइन जो इन दोनों को सेपरेट करती है। बहुत तरीके के गरीब होते हैं, एक बिल्कुल ही गरीब, एक बहुत गरीब और एक गरीब। इसी तरीके से बहुत तरीके के नॉन पुअर होते हैं, एक मिडिल क्लास होती है, एक अपर मिडिल क्लास होती है, एक रिच होते हैं, वेरी रिच होते हैं और एब्सोल्युटली रिच होते हैं। तो इसको जो है एक लाइन या कॉन्टिनम के तौर पे उन्होंने सोचा, वेरी पुअर से लेके एब्सोल्युटली रिच तक, और एक पॉवर्टी लाइन जो है बनाई जिसमें पुअर को नॉन पुअर से डिवाइड किया। बहुत सारे तरीके हैं पॉवर्टी को कैटेगराइज करने के। इसी एक तरीके में जो लोग हमेशा गरीब होते हैं या जो लोग ज्यादातर गरीब होते हैं वो आते थे, जिनके पास कभी कदार बहुत थोड़ा सा पैसा होता है, यानी कि कैजुअल वर्कर्स। इनको जो है ग्रुप किया गया क्रॉनिक पुअर के उसमें। एक और ग्रुप बना चर्निंग पुअर, जो ज्यादातर पॉवर्टी के अंदर बाहर होते रहते हैं, जैसे छोटे किसान हैं या सीजनल वर्कर्स हैं। फिर आते हैं ओकेजनली पुअर, जो ज्यादातर रिच होते हैं हमेशा, लेकिन कई बार जो है किस्मत जो है साथ नहीं देती और वो गरीब हो जाते हैं, उनको कहते हैं ट्रांजिएंट पुअर। फिर आते हैं जो कभी पुअर नहीं है या जो नॉन पुअर है। अब देखते हैं पॉवर्टी लाइन क्या है, एग्जामिन करते हैं कि कैसे पॉवर्टी लाइन को हम आंकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पॉवर्टी को मेजर करने का। एक तरीका है कि मॉनेटरी वैल्यू जो है, यानी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जो मिनिमम कैलोरी इनटेक होता है वो थी लगभग 2400 कैलोरीज रूरल पर्सन के लिए और 2100 कैलोरीज जो अर्बन लोग एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए। इस आधार पर 1999-2000 में पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया रूरल एरियाज के, जहाँ पे कंजम्पशन जो है लगभग 328 रुपए पर पर्सन आ रहा था एक महीने में, और अर्बन एरियाज के लिए लगभग 454 रुपीज पर मंथ आ रहा था। अब कहने को गवर्नमेंट जो है वो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है उसको एक प्रॉक्सी के तौर पर लेकर चलती है, इनकम जो हाउस होल्ड्स की होती है, ताकि ये पता कर सके कि कितने गरीब है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मैकेनिज्म है ये संतोषजनक तरीके से पहचान कर लेगा कि कितने गरीब परिवार हैं कंट्री के अंदर? स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मैकेनिज्म के साथ वो ये है कि अगर हम सारे के सारे इस जो ये वाली मैकेनिज्म है सारे गरीबों को एक साथ ले आती है और ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि बहुत गरीब कौन से हैं और कम गरीब कौन से। कहने को ये जो मैकेनिज्म है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो फूड पे है उसे लेती है या कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे प्रॉक्सी के लेके चलती है इनकम के लिए, लेकिन तब भी इकोनॉमिस्ट जो है इस पर सवाल उठाते हैं। ये मैकेनिज्म हेल्पफुल है पुअर की पहचान करने के लिए एक ग्रुप के तौर पर, जो कि गवर्नमेंट को काफी ध्यानपूर्वक करना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है पहचान करना कि इसमें कौन ऐसा गरीब है जिसको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनकम या एसेट्स के अलावा जो कि पॉवर्टी से जुड़े हुए हैं, जैसे बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, पीने का पानी या आपका सैनिटेशन है, इन सब से तक पहुंच। जो मैकेनिज्म है पॉवर्टी लाइन को डिटरमिन करने का वो इन सोशल फैक्टर्स को भी ध्यान में नहीं रखता है, जो कि लगातार एक तरह से पॉवर्टी के साथ चलते हैं। इलिटरेसी है, इल हेल्थ है, आपका रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं है, भेदभाव हो रहा है, सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी है। पॉवर्टी एलिवेशन की स्कीम्स जो हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ह्यूमन लाइफ्स को बेहतर बनाना, जो चीजें हैं उनको एक्सपेंड करना, एक इंसान जो कर सकता है या करना चाहता है, जैसे वो जो है स्वस्थ रहे और उसको सही तरीके से पोषण मिल सके, उसको जानकारी हो, हिस्सा ले सके कम्युनिटी की जो लाइफ होती है उसमें। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्स्टिकल्स जो हटाना उन चीजों से जो एक पर्सन अपनी जिंदगी में करना चाहता है, जैसे इलिटरेसी है, इल हेल्थ है, लैक ऑफ रिसोर्सेज तक जो पहुंच है, या सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम की जो कमी है। कहने को गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जो जितना ज्यादा ग्रोथ रेट हाई होगा मतलब उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़त होगी, एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में मिलेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेजेस जो है इंट्रोड्यूस किए गए 1990s में, जिसके कारण पॉवर्टी लेवल में कमी आई। इकोनॉमिक्स ने तब भी शंका उठाई गवर्नमेंट के क्लेम को लेकर। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया है
आइटम्स जो इंक्लूड किए गए हैं कंजम्पशन बास्केट में, मेथोडोलॉजी जो फॉलो करी गई है पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने की, या जो नंबर ऑफ पुअर हैं उनको सबको मैनिपुलेट किया गया है ताकि फिगर्स जो है कम आए, कि नंबर ऑफ पुअर जो इंडिया में है वो कम हो गए। बहुत सारी लिमिटेशंस थी इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में पॉवर्टी के। स्कॉलर्स ने काफी कोशिश करी कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स को ढूंढा जाए। अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने एक इंडेक्स को डेवलप किया जिसको बोलते हैं सेन इंडेक्स। इसी तरह से और बहुत से टूल्स हैं, जैसे पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप है। इनके बारे में आप और बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। जो पुअर लोगों की संख्या है उसको जब एस्टिमेट किया गया एक प्रोपोर्शन के तौर पर उन लोगों का जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, तब उसको कहते हैं हेड काउंट रेशियो। आप ये बात जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि टोटल नंबर ऑफ पुअर्स जो है इंडिया में कितने, कहाँ रहते हैं, और उनका जो नंबर है, ये जो प्रोपोर्शन है, क्या वो हर साल कम हो रहा है या नहीं। जब इस तरह की कंपैरेटिव एनालिसिस होती है गरीब लोगों की रेशियोज या परसेंटेज के माध्यम से, तो हमको एक आइडिया मिलता है अलग अलग लेवल्स का पॉवर्टी के जो लोग हैं उनका, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेट्स और समय के साथ। जो ऑफिशियल डेटा है पॉवर्टी पे वो अवेलेबल कराया जाता है पब्लिक को प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ये एस्टिमेट किया जाता है इस आधार पर कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा क्या है, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कलेक्ट किया जाता है। आपकी बुक में चार्ट 4.3 है जो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ पुअर्स हैं और उनका जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में इंडिया की वो कितना है 1973 से 2000 तक। 73-74 में लगभग 321 मिलियन लोग ऐसे थे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। 99-2000 में ये संख्या कम आई और लगभग 260 मिलियन रह गए। अगर प्रोपोर्शन की बात देखी जाए तो 73-74 में 55% थे टोटल पॉपुलेशन के जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे। 99-2000 में ये 26% गिर गया। 73-74 में 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो रूरल एरियाज में रहते थे। 99-2000 में इसकी लगभग संख्या कम आई 75% तक। तो इसका मतलब क्या है कि 3/4 से ज्यादा जो गरीब है इंडिया के वो गांव में रहते हैं। साथ ही साथ जो गरीबी है जो कि खास तौर से गांव के इलाके में है, अब वो जो है अर्बन एरियाज में भी शिफ्ट हो गई है। 1990s में जो एब्सोल्यूट नंबर थे पुअर का गांव के इलाकों में, उसमें कमी आई, जबकि जो उनके अर्बन काउंटर पार्ट थे उसमें भी बहुत ही मार्जिनल तौर पे बढ़त हुई। पॉवर्टी रेशियो जो है वो लगातार कम हो रहा है अर्बन और रूरल एरियाज में। अगर चार्ट 4.3 देखें तो आपको ये पता चलता है कि 73 से 2000 तक के बीच में एक लगातार कमी आई है पुअर के भी प्रोपोर्शन, पुअर के जो नंबर है उनमें भी और जो प्रोपोर्शन है। लेकिन जो नेचर है डिक्लाइन का दोनों पैरामीटर्स पे वो इतना ज्यादा प्रोत्साहन करने वाला नहीं है। रेशियो तो कम हो रहा है लेकिन वो बहुत स्लो है जितने एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर है कंट्री में उनके मुकाबले। आप ये भी देखेंगे कि जो गैप है एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर का रूरल में और अर्बन एरियाज में, वो जो है कहीं पर भी कम नहीं हो रहा है 1990s की शुरुआत तक, जबकि जो रेशियो है गैप का वो सेम रहा 99-2000। स्टेट लेवल ट्रेंड्स जो पॉवर्टी के हैं वो दिखाए गए हैं चार्ट 4.4 में। वो ये बताते हैं कि 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, लगभग 70% इंडिया का पुअर यहाँ पे रहता है। आप ये भी देखेंगे 73-74 में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इन सारे बड़े बड़े स्टेट्स में वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 99-2000 में खाली 2 स्टेट्स थे, बिहार और उड़ीसा, जो छोड़ दिए गए थे लगभग सेम लेवल पे। कहने को जो शेयर है पुअर का वो उनके में भी जो है कमी हुई है बाकी और स्टेट्स के मुकाबले, लेकिन उनकी जो सफलता है वो बहुत ही मार्जिनल है। अगर हम गुजरात में देखें तो उसने जो है पॉवर्टी लाइन से अपने लोगों को कम किया 48% से 15% 73-2000 में। इस पीरियड के दौरान जो वेस्ट बंगाल था उसमें जैसे क्या चाहिए सफलता मिली थी। लगभग 2/3 63% जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी और उसको रिड्यूस करके लगभग लाया गया 27%। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पॉवर्टी क्यों होती है, उसके क्या कारण है, ये करते हैं अगले वीडियो।